नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR। हमारे पास जो भी सामग्री है, हमारा मिशन है कि उसके हर पहलू को परीक्षा के नजरिए से समझें। हाँ, ताकि सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे ये सब भी साफ हो जाए। बिल्कुल। तो जो लोग यूपीएससी, स्टेट पीएससी या न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम आने वाली है। हाँ, क्योंकि एनसीपीसीआर जैसे आयोग पर सवाल बनते ही बनते हैं, लेकिन सिर्फ तथ्य रटना वो काफी नहीं होता। इसकी बनावट, इसकी शक्तियां और असल में ये जमीन पर काम कैसे करता है। हाँ, जब तक हम इन सबको जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम तथ्यों को एक कहानी की तरह जोड़ें, ताकि हर जानकारी आसानी से याद रहे और परीक्षा में किसी भी तरह के सवाल का जवाब दिया जा सके। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को ही समझते हैं। ये आयोग आखिर अस्तित्व में आया कैसे? इसका कानूनी आधार क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, एनसीपीसीआर कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब इसका जिक्र सीधे संविधान में नहीं है। अच्छा। ये एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका सीधा मतलब है कि इसे संसद ने एक कानून पास करके बनाया है। और वो कानून कौन सा है? वो कानून है बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। इसी कानून के आधार पर मार्च 2007 में इस आयोग की स्थापना हुई। और हाँ, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ओहो, तो ये चार बातें 2005 का एक्ट, 2007 में स्थापना, सांविधिक प्रकृति और नोडल मंत्रालय, ये तो सीधे सीधे एमसीक्यू के सवाल बन गए। एकदम। और जब हम कहते हैं कि ये बाल अधिकारों का संरक्षण करता है, तो कानून की नज़र में बालक यानी बच्चा है कौन? क्या इसकी कोई तय परिभाषा है? हाँ, और ये परिभाषा बहुत स्पष्ट है। अधिनियम के अनुसार 0 से 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल साफ। और ये परिभाषा हवा में नहीं बनी है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों आधार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार अभिसमय 1989 के अनुरूप है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। जी। और राष्ट्रीय स्तर पर यह राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को अपनाता है। समझ गए। तो एक सार्वभौमिक परिभाषा अपनाई गई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस आयोग को चलाते हैं। इसकी संरचना कैसी है? इसमें कौन लोग होते हैं? आयोग का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, यानी कुल 7 लोग। 7 लोग। जी। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पर अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है लैंगिक संतुलन के लिए। हाँ, ये एक जरूरी कदम है। ये तो हुई संख्या की बात, लेकिन इन पदों पर किसी को भी तो नहीं बिठाया जा सकता। इनकी योग्यता के लिए क्या मापदंड है? बिल्कुल सही। अध्यक्ष के लिए शर्त है कि वो कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसने बच्चों के कल्याण के लिए मतलब असाधारण काम किया हो। और सदस्यों के लिए? और सदस्यों के लिए भी विशेषज्ञता अनिवार्य है। उन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम उन्मूलन या कहिए बाल मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। मकसद ये है कि आयोग में सिर्फ विशेषज्ञ ही हों। जी, जो बच्चों के मुद्दों की गहरी समझ रखते हों। ये तो अच्छी बात है कि विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी गई है, पर इन योग्य लोगों को चुनता कौन है? क्या ये प्रक्रिया स्वतंत्र है? ये एक अच्छा सवाल है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन सीधे नहीं। इसके लिए एक 3 सदस्यीय चयन समिति मतलब सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश जरूरी होती है। और इस समिति में कौन होता है? 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। और सदस्यों का? सदस्यों के लिए भी कार्यकाल 3 साल का ही है, लेकिन उनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष है। ये उम्र का अंतर ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षा में कंफ्यूज कर सकती है। एक मिनट, यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र अलग-अलग क्यों है? अध्यक्ष के लिए 65 साल और सदस्य के लिए 60। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? ये एक ऐसा छोटा सा डिटेल है जो फंसा सकता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। आमतौर पर अध्यक्ष पद पर ज्यादा अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, इसलिए उनके लिए आयु सीमा ज्यादा रखी जाती है। ये कई अन्य आयोगों में भी देखा जाता है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इनकी स्वतंत्रता से जुड़ी है। नियुक्ति के बाद इनके वेतन या सेवा शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। इसे अलाभकारी परिवर्तन न होना कहते हैं।
यानी एक बार नियुक्ति हो गई तो सरकार उनकी सैलरी कम नहीं कर सकती, ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अच्छा, कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर कोई पद छोड़ना चाहे या उसे हटाना पड़े तो उसकी क्या प्रक्रिया है? कोई भी सदस्य या अध्यक्ष लिखित में केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा दे सकता है और हटाने की प्रक्रिया भी तय है, जिसके 5 आधार हैं। 5 आधार कौन कौन से? अगर कोई दिवालिया हो जाए, किसी नैतिक रूप से गंभीर अपराध में दोषी पाया जाए, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, बिना बताए लगातार 3 बैठकों से गायब रहे या अपने पद का दुरुपयोग करे। लेकिन क्या उन्हें बस ऐसे ही हटा दिया जाता है? नहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को भी हटाने से पहले उसे अपनी बात रखने का यानी सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इस आयोग में कौन लोग हैं, कैसे चुने जाते हैं और कैसे हटाए जाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये आयोग असल में काम क्या करता है? इसके मुख्य कार्य और शक्तियां क्या हैं? इसके कार्यों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हिस्से में आते हैं निगरानी और सिफारिश से जुड़े काम, जैसे बच्चों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, समाज में इन अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपना। ये इसके बुनियादी काम है। और दूसरे हिस्से में इसके कुछ ज्यादा सक्रिय और कह सकते हैं कि विशिष्ट कार्य आते हैं। जैसे ये किसी भी बाल सुधार गृह या बच्चों से जुड़ी संस्था का निरीक्षण कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, इसे स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की शक्ति है। मतलब अगर मीडिया में कोई खबर आई या कहीं से कोई रिपोर्ट मिली तो आयोग किसी की शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही मामले की जांच शुरू कर सकता है। ये स्वतः संज्ञान वाली शक्ति तो इसे काफी मजबूत बनाती है। बहुत ज्यादा। इसके अलावा आतंकवाद, घरेलू हिंसा या प्राकृतिक आपदा जैसी मुश्किलों में फंसे बच्चों के लिए विशेष उपाय सुझाना भी इसका एक अहम काम है। इन सब कामों को करने के लिए जाहिर है इसे कुछ अधिकार भी दिए गए होंगे। जांच के दौरान इसकी शक्तियां क्या होती हैं? और यहीं पर यह आयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जांच करते समय इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट यानी सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां प्राप्त हैं। 1 मिनट, सिविल कोर्ट की शक्तियां, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकता है। अच्छा। शपथ पर गवाही ले सकता है, किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है और सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। ये शक्तियां इसे जांच के मामले में बहुत ताकतवर बनाती हैं। तो इसके पास जांच के लिए एक अदालत जैसी ताकतें हैं। लेकिन जांच के बाद क्या होता है? क्या ये किसी को सजा दे सकता है? मैंने सुना है कि इसकी भूमिका काफी हद तक सलाहकारी है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। यही इस आयोग की शक्तियों का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसके पास जांच की सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये खुद किसी को दंड नहीं दे सकता। तो फिर इसकी असली ताकत क्या है? इसकी प्रकृति सलाहकारी है। इसकी ताकत सजा देने में नहीं, बल्कि व्यवस्था को काम करने पर मजबूर करने में है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे थोड़ा और समझाइए। अगर ये दंड नहीं दे सकता तो व्यवस्था को मजबूर कैसे करता है? 3 तरीकों से। हाँ। पहला, जांच पूरी होने पर ये दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन की सिफारिश सरकार से कर सकता है। इससे सरकार पर कार्रवाई करने का एक आधिकारिक दबाव बनता है। और दूसरा, ये पीड़ित बच्चे की तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है, जिससे मामला सीधे बड़ी अदालत में पहुंच जाता है। और तीसरा, ये सरकार को पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है। तो भले ही ये खुद जज ना हो, पर ये एक बहुत शक्तिशाली वकील की तरह काम करता है। वाह, तो ये जज नहीं बल्कि एक सुपर एडवोकेट है। जी। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे के मामले को नजरअंदाज न किया जा सके। अब जब ये इतनी सारी जांच और सिफारिशें करता है तो इसकी जवाबदेही किसके प्रति है? ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है? आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस रिपोर्ट को उस पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में रखे। और सरकार को ये भी बताना पड़ता होगा कि सिफारिशें मानी या नहीं? बिल्कुल। रिपोर्ट में सरकार को ये भी बताना होता है कि कौन सी सिफारिशें मानी गईं और कौन सी नहीं, और ना मानने की वजह क्या थी। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। क्या राज्यों में भी ऐसी ही कोई व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल। इसी अधिनियम के तहत राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी SCPCR के गठन का भी प्रावधान है।
उनकी संरचना भी वैसी ही होती है? जी, इनकी संरचना भी राष्ट्रीय आयोग जैसी ही होती है। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं, जिसे राज्य विधानमंडल में रखा जाता है। अच्छा। यहाँ क्षेत्राधिकार का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर कोई मामला राज्य आयोग देख रहा है तो राष्ट्रीय आयोग उसमें दखल नहीं देगा, यानी चिल्ड्रंस कोर्ट्स की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से हर जिले में एक सेशन कोर्ट को बालक न्यायालय के तौर पर नामित करती है। और इसका मकसद? इसका मकसद है बच्चों से जुड़े अपराधों की सुनवाई तेजी से हो सके, यानी स्पीडी ट्रायल हो। इन अदालतों में केस लड़ने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी नियुक्ति होती है। उनके लिए भी कोई अनुभव की शर्त होगी? हाँ, जिसके लिए कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव जरूरी है। ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और फिर विशेष अदालतें। अब जरा आज के दौर में आते हैं। क्या ये आयोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है? इसकी कोई डिजिटल पहले हैं? हाँ, और ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग ने कई डिजिटल पोर्टल और ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे ई बाल निदान। ई बाल निदान, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पोर्टल है। फिर है बाल स्वराज पोर्टल, जो उन बच्चों की ट्रैकिंग के लिए है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। और भी हैं? जी, मासी ऐप है जो बाल देखरेख संस्थानों यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के निरीक्षण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है घर, यानी गो होम एंड रीयूनाइट। घर नाम तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये उन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और घर वापसी के लिए है जो शेल्टर होम्स में हैं। इन पोर्टल्स के नाम और उनके काम ये परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या को सुलझाने के लिए हो रहा है। अच्छा, चलते चलते आयोग के नेतृत्व के बारे में भी जान लेते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो हैं, और अगर हम इसके इतिहास को देखें तो इसकी पहली अध्यक्ष शांता सिन्हा थीं। अच्छा, पहली अध्यक्ष। जी, और उनसे जुड़ा एक रोचक तथ्य ये है कि उन्हें लगातार 2 कार्यकालों के लिए नियुक्त किया गया था, जो उनके महत्वपूर्ण योगदान को दिखाता है। तो आज हमने एनसीपीसीआर के लगभग हर पहलू को छू लिया। अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, एक क्विक रिवीजन की तरह, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यह 2005 के अधिनियम से बना एक सांविधिक निकाय है जो 2007 में स्थापित हुआ। ठीक है। इसकी संरचना एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य की है, जिसमें 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। ठीक है। कार्यकाल 3 साल का होता है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, लेकिन इसकी भूमिका सलाहकारी है। जिसकी असली ताकत न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में है। एकदम सही। और धारा 13 जो कार्य बताती है, धारा 14 जो शक्तियां बताती है, और धारा 15 जो जांच के बाद की कार्रवाई है, ये परीक्षा के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। ये था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने इसकी कानूनी बुनियाद से लेकर इसकी जमीनी हकीकत और आधुनिक पहलुओं तक को समझने की कोशिश की। और अगर परीक्षा में कोई मुश्किल सवाल बनाना हो तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। एनसीपीसीआर की सलाहकारी प्रकृति के बावजूद वे कौन से 3 ठोस कदम हैं जिनके माध्यम से वो न्यायिक प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है? हाँ, अभियोजन की सिफारिश, न्यायालय में रिट याचिका और अंतरिम राहत की सिफारिश। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि आयोग की शक्तियां मुख्यतः सलाहकारी हैं। जमीनी स्तर पर बाल अधिकारों के संरक्षण को और मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए इस आयोग को सशक्त करने हेतु और क्या संस्थागत सुधार किए जा सकते हैं, इस पर